ऐसे ना जाने कितने कभी आप इस पे इंटरव्यू करिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ इसको चलाइएगा भी आप। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप इस विषय पर एक इंटरव्यू करें, आपका इंटरव्यू यूट्यूब को फाड़ देगा। याद रखिएगा, फेल कोई होता नहीं, कमीशन फेल करता है। पूछे क्यों? चाणक्य और चंद्रगुप्त जब मिले, अब मैं इन बच्चों को बता रहा हूँ कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करना। मॉक टेस्ट कई कोचिंग का लगाना जरूरी है या एक ही कोचिंग का लगाएं, पहला। दूसरा सर, मॉक टेस्ट वीकली, मतलब जैसे 3 महीना रह गया आपका प्रीलिम्स का हमें मॉक टेस्ट लगाना है, तो क्या अब एक हफ्ते में 1 लगाएं, 1 हफ्ते में 2 लगाएं? और मॉक टेस्ट को सर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका आप अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बताएं, ताकि लेंदी भी ना हो, अंत तक जाते जाते हमारा रिवीजन भी मॉक टेस्ट का भी हम एक बार देख लें। सारी चीज़ें समराइज कर दीजिए। देखिए, इस पर तो मेरा आंसर आपने जो भी पूछा, ये बिल्कुल जो मुझे नहीं फॉलो करते होंगे एस्पिरेंट, उनके लिए बिल्कुल नया होगा। कि मेरे लिए मॉक टेस्ट का मतलब होता है MMCQ। MM का मतलब, एक M का मतलब हो गया माइंड, M का मतलब माइंड यानी आपका मस्तिष्क, और फिर MCQ आप सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने पहला चैप्टर उठाया स्टोन एज, पाषाण काल आपने उठाया, पाषाण काल उठाइए आप, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके पहले पूरा पाषाण काल, कुछ भी पढ़ रहे, इंडस वैली पढ़ रहे, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे, इकोनॉमी पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, व्हाट एवर जो भी आप पढ़ रहे। तो मेरा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने स्टोन एज उठाया, तो तुरंत सबसे पहले आप क्या काम करिए कि चेक करिए कि या स्टोन एज पर अभी तक यूपीएससी ने या स्टेट सिविल सर्विसेज ने, मान लीजिए यूपीएससी ने स्टोन एज पर अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे तो स्टेट का उठाइए कि यार क्वेश्चन बनता कैसे, वो आपने देख लिया। अब उसके बाद क्या करिए कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने पढ़ा पूरा पाषाण काल का पहला साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस यहाँ से ये मिला, ठीक है। अब वहीं पर आप तुरंत क्वेश्चन जनरेट करिए, उसको बोलते हैं माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य सर्वप्रथम मिले। अब आप देखो, दूसरों की टेस्ट सीरीज पर आपकी डिपेंडेंसी खत्म। ध्यान से समझिएगा इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। यानी आप चैप्टर पढ़ते जाइए, दिमाग में क्वेश्चन बनाते जाइए। जब दिमाग में बनने लग जाए, अगर आपकी उम्र अभी 18-19 साल है, तो उसी को आप कॉपी में भी बनाते चले, यानी अपनी टेस्ट सीरीज आप तैयार करते चलिए। ध्यान समझिएगा, एक हो गई आपकी टेस्ट सीरीज, वो भी सब्जेक्ट वाइज। इतिहास की एक बार पढ़ी तो इतिहास की बना ली, सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज। तो ये आपकी डे 1 से टेस्ट सीरीज, यानी जब आपने तैयारी के बारे में सोचा, काम करना शुरू किया, तब से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि आप लड़ रहे हैं, बार बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां आपके साथ किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं जाएगी, आपका यही दिमाग जो लड़ा हुआ है ना पिछले 1.5 साल में, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते समय वही जाएगा, और फिर वो मुस्कुराएगा, आपको थैंक यू बोलेगा, क्या बात है, तूने इतना काम किया है कि मैं तो सारे क्वेश्चन में आइडिया लगा ले रहा हूं या लगा ले रही हूं, मुझसे तो हो जा रहा है। क्योंकि यूपीएससी वही पास कर पाएगा प्रीलिम्स जो आइडिया लगा पाएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि जो पढ़ के जा रहा हूँ वो मिलेगा, वो हारेगा, आजीवन हारेगा। 1 कोचिंग करेगा, 5 कोचिंग करेगा, 8 कोचिंग करेगा, डायरेक्ट तो वो कुछ ना कभी पूछा है ना आगे पूछेगा। 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपकी किस्मत। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि टेस्ट सीरीज करनी है, बिल्कुल करनी, मेरी तरफ से मना नहीं होता, लेकिन पहले खुद लड़ लो। इसके बाद किसी भी 1 कोचिंग 2 कोचिंग जहां भी आपको सेटिस्फेक्शन, फिर वो हो जाता है सेटिस्फेक्शन का खेल। ये जो टेस्ट सीरीज होती है ना, हाँ, ये संतुष्टि का खेल है कि अरे यार मैं संतुष्ट हूँ, हाँ मैंने 50 कर लिया, 25 कर लिया, अब मैं हारूंगी नहीं या हारूंगा नहीं। तो ये मेरा एक टेस्ट सीरीज दो, लेकिन पहले खुद लड़ो। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया, आप ट्रस्ट करिए आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। और प्रीलिम्स फेल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, यार आप एक चीज बताओ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अंदर की बात है, लेकिन अब सभी लोग सुन रहे हैं, अलग बात है। कंटेंट कौन बनाता है? एमसीक्यू, चलो बताओ, किसी भी कोचिंग में कौन बनाता है? जिसके पास आपके जैसे, हमारे जैसे, मतलब मान लीजिए मैं अध्यापक हो गया हूँ, कोई उस उम्र में, आपकी उम्र में रहा हूँ, तो कोई लड़का कोई मेंस लिखा हो तो या ना लिखा हो, हमें तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप सोचो, अरे मेंस लिखे हुए कितनी कोचिंगों में काम कर पाएंगे? 1 में 2 में कितने लोग मेंस लिखते हैं? जो मेंस लिखता है वो अपने अगले अटेम्प्ट में और फोकस करता है, शार्पनेस बढ़ाएगा। तो आप सोचो कि आप ही के जैसा कोई स्टूडेंट जो तेज है, जिसने ये काम पहले कर लिया है, वही आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहा है। तो क्यों ना आप स्वयं अपनी टेस्ट सीरीज बनाए, उसके बाद जो उन्होंने बनाई है उसका भी मजा लें, और अपनी और दोनों का मजा लेकर के आप सिलेक्शन ले लें।
डार्क एज ऑफ मॉक टेस्ट। एज ए एस्पिरेंट सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2023 का जो प्रीलिम्स रहा, इतनी हफरा तफरी मची बच्चों में। ऑलरेडी बच्चे यूपीएससी के नाम से डर जाते हैं जो गांव से आते हैं, और मोस्टली लोग गांव से, क्या सभी लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है सर। लेकिन इस बार का पेपर सर सबको एकदम कांप गए बच्चे इस बार के पेपर को लेके सर। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जो ये पैटर्न सर चेंज हुआ और एलिमिनेशन मेथड चेंज हुआ, पीवाईक्यू का रोल घटा, मॉक टेस्ट जो 50 दे के गए, एक मॉक टेस्ट का भी उसमें कुछ नहीं दिखा लोगों को, ठीक है सर। और उसमें से जैसे सर 4 ऑप्शन होते थे, 2 ऑप्शन आ रहे थे, 2 ऑप्शन पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, न वो स्टैंडर्ड बुक्स से थे, न किसी मॉक टेस्ट, न कोई प्रीवियस ईयर के 360 पे घूमने पे भी नहीं थे। तो आखिर वो सोर्स क्या, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जो 2 ऑप्शन थे उसके सोर्स क्या है, उन सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? आई थिंक मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन, लेकिन आपके क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। पहला ये है कि आपने कहा कि पेपर बहुत टफ था, एक्चुअल में था टफ, और सब लोग धाराशायी हो गए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंतर होता हूँ, 10,000 लोग तो फिर भी क्वालिफाई किए। तो मेरा अपना मानना होता है कि पेपर चाहे जितना टफ आए, पैटर्न यही रहेगा, यूपीएससी यही रहेगी, और 10,000 बच्चा तो क्वालिफाई कर रहा है ना। तो आप बस लड़ते रहिए, ये मत सोचिए कि इस बार का ऐसा रहा है, इस बार का ऐसा रहा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम परेशान रहेंगे, हमें ये लगेगा कि सिस्टम में कमी। देखो सिस्टम यही है, क्या हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में कमियां नहीं? आप खुद बताओ, पार्लियामेंट, ध्यान से समझिएगा, हमारी पार्लियामेंट क्या 365 काम करती है? मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये सब सेशन जो हैं, ग्रीष्मकालीन सेशन, ये सेशन आपने देखा है कि कभी पूरे होते हैं? काम ही नहीं हो रहा, बिना डिस्कशन के बिल पास हो रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, और सामान्य बिल, जनरल बिल्स को मनी बिल की तरह प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। तो कहाँ सिस्टम अच्छा है? आप ऐसे अगर निकालने लग जाएंगे कमियां, तो इतनी कमियां निकलेंगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। मेरा इस पे एक ही चीज है कि भैया 10,000 लोग वो कौन है जो इसी 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम को पास करके और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा तो इस पे थोड़ा सा अलग सोचना है। अब दूसरी चीज आती है, आपने कहा सोर्स क्या हो, तो मैं अभी आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि इसका सोर्स क्या है। जैसे आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी सारी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ते हैं, यही सब सोर्स है। याद रखिएगा, सोर्स कभी नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे, ये सब रिलीवेंट सोर्स हैं। बड़ा मुझे अटपटा लगता है कि लोग कह देते हैं कि अरे बाप रे कोचिंग संस्थान फेल हो गए, ये फेल हो। नहीं 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 नहीं, कोचिंग संस्थान कभी नहीं फेल हुए, क्योंकि पार्लियामेंट से ही क्वेश्चन आ रहा है। हर कोचिंग संस्थान ने पार्लियामेंट पढ़ाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आ रहा, सबने पढ़ाया, मॉनेटरी पॉलिसी से आ रहा, मुद्रा बैंकिंग सब आ रहा, सबने पढ़ाया हुआ। हाँ याद रखिएगा, फेल कोई होता नहीं, कमीशन फेल करता है। पूछे क्यों? यार उसको आईएएस चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी जिले के डीएम, आप रहने वाले अपने आप बनारस के हैं, अब मान लीजिए आप बनारस के हैं, जिस गांव से आपका ताल्लुक, वहां के डीएम तो आप बनने वाले नहीं। आपको क्या मिल जाएगा? उड़ीसा का कौन सा एरिया? कोई भी मिल जाएगा, कर्नाटक मिल सकता है, यूपी मिल सकता है, कोई और मिल सकता है, इंडिया में कहीं मिल। अब आप जिले में गए, अब आपको कंफर्ट सिचुएशन नहीं मिल रही, यार मजा नहीं आ रहा, वातावरण भी, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? दुखी होकर के भाग जाएंगे? नहीं। तो उसको क्या चाहिए कमीशन को? ऐसे बच्चे आने चाहिए, ऐसे एस्पिरेंट आने चाहिए जो सिचुएशन कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढ लें। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्रतिकूलता में अनुकूलता जो ढूंढेगा वही सिलेक्शन पाएगा। बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं फेल ही तो हूं। आईएएस का इंटरव्यू मैंने दिया, लेकिन उस एग्जाम में मैं फेल हूं। लाइफ में फेल होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस एग्जाम में तो मैं फेल हूं बच्चे। तो मैं बहुत गहरे स्तर पर समझता हूं। अब मैं कह दूं, ध्यान समझ, मैं फेल हूं, अरे कमीशन बेकार है, मैं इतने बच्चों को आईएएस बना रहा हूं, मुझे कैसे फेल कर सकता था? मैं चाहूं तो अपनी फेलियर को बच्चों के साथ जस्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि मैं लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, और वो भी कब? जबकि मैं सिंगल हूं। अब मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट में आकर के अपना रोल प्ले कर रहा हूं। अदरवाइज ये जो बच्चे पास हुए मेरे व्यक्तिगत योग्यता के कारण मेरे पास आए थे। मेरे पास ना कोई पैसा था, ना कोई ऐड था, ना कोई कुछ था, ना कोई कुछ था। तो
तो मैं तो बहुत आसानी से कह सकता हूँ ना, मैंने इंटरव्यू दिया है। अब आप लोग खुद देखो, आप लोग मुझे कितना फॉलो करते हो, मैं कितना इंटरलिंक करता हूँ, तो मुझसे बड़ा विद्वान आप बताओ बच्चों, कोई मिलेगा क्या? अब बताओ, मेरा तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब कमीशन बेकार है। इसीलिए इस बार 23 में तुम लोगों का भी नहीं हुआ, क्योंकि कमीशन बेकार है। ना जी, दिस इज नॉट अ लाइफ। ये जीवन नहीं है जो आप जीतना चाहते हैं। आपको हमेशा जो विकल्प है आपको उसी में लड़ना होगा, जीतना होगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने इस चीज को समझा है। एक छोटी सी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की मैं हमेशा सुनाता हूं। घनानंद का शासन था, नंद वंश का सबसे ताकतवर शासकों में से एक था वो जी। महापद्मनंद सबसे ज्यादा था, उसके बाद घनानंद ही था। और उस घनानंद के भय से इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर भी नहीं आया और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही लौट गया। उसको लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना है, और एक्चुअल में सेना भी थी, उसके पास राजकोष यानी पैसा भी था, और एक बहुत बड़ा सेनापति था, भद्रसाल नाम था उसका। तो उसके पास सब कुछ था। और उसके सामने कौन था? एक बूढ़ा गुरु, चाणक्य, दिमाग से तेज। इसीलिए मैंने कहा गुरु जरूर आप अपनी लाइफ में पालिए। हालांकि पालिए शब्द गुरु के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल की पीढ़ी को थोड़ा इसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता। पालिए अपनी लाइफ में गुरु को, उसके पीछे रीजन है, वही आपकी लाइफ बदल सकता है। तो अब आप बताओ, चाणक्य और चंद्रगुप्त जब मिले, अब मैं इन बच्चों को बता रहा हूँ कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करना। यार उन्होंने अपनी सेना बनाई। किससे बनाई? जो सीमावर्ती राज्यों में चोर, म्लेच्छ, डाकू, डकैत, यानी जो डकैत लोग थे, जो कभी अनुशासित रहे ही नहीं, डिसिप्लिन के डी से उनका परिचय नहीं, और उन लोगों को अपनी सेना में बुलाया, डिसिप्लिन कर दिया यार, और घनानंद को हरा दिया, इतनी बड़ी सेना को। तो इसलिए मेरी फिलॉसफी थोड़ी लाइफ के अलग है कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हाँ, ये अलग बात है कि सीसेट की जो लैंग्वेज के लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ, और 100% मुझे अच्छा महसूस होता है उनके बारे में बात करना, क्योंकि जो लैंग्वेज है इतनी कठिन है। मैथ के क्वेश्चन भी मैथ के अच्छे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो मैं मानता हूँ। भैया क्या आप मैथमेटिशियन बनाना चाहते हो? कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी ट्रांसलेशन इतना गंदा होता है, इन सब में मैं बच्चों के साथ हूँ। यानी जो यूपीएससी की जो लैंग्वेज इस बार की सीसेट करी वो अच्छी नहीं रही है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, लेकिन इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इतना गंदा ट्रांसलेशन होता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता। तो इन मुद्दों पे मैं बच्चों के साथ हूं। इनफैक्ट मेंस का सिलेबस, मेंस के क्वेश्चन यूपीएससी गलत ट्रांसलेट करता है। एक ऐसे पूछा था, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, हेगल का ये स्टेटमेंट है। अब इसको रियल इज रैशनल, रैशनल मतलब जो तार्किक हो, और तार्किक शब्द को हिंदी में क्या लिखा था? सत्य ही यथार्थ है। अब आप बताओ, सत्य को यानी कह रहा सत्य ही यथार्थ है, तो रियल और यथार्थ तो हो गया, लेकिन रैशनल का मतलब क्या? सत्य होता है। सत्य मतलब कि इंग्लिश का होता है ट्रुथ, सत्य कह रहा। अब बताओ, रैशनल को, तार्किक को सत्य कह रहा है। हिंदी अलग पूरा कहाँ गए बच्चे? ऐसे ना जाने कितने। कभी आप इस पे इंटरव्यू करिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, इसको चलाइएगा भी आप। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप इस विषय पर एक इंटरव्यू करें, आपका इंटरव्यू यूट्यूब को फाड़ देगा। उसके पीछे रीजन है, किसी ने काम ही नहीं किया। मैं काम करके बैठा हूँ, लगभग कम से कम 25 क्वेश्चन, और यूपीएससी का सिलेबस जो हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। चलो एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी में आप जाकर के चेक करिएगा, और इसको बच्चों के सामने आप लगा दीजिएगा, तब अगला सेशन जब मेरे साथ आप करेंगे आपको मजा आएगा। इंटरनल सिक्योरिटी में सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, और हिंदी में क्या लिखा हुआ? आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। यहां पर कह रहा है शासन विरोधी तत्व। अब हिंदी मीडियम खोजे भैया शासन विरोधी तत्व क्या होते हैं, और इंग्लिश मीडियम में क्लियर लिख दिया कि स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब इसको मैं आपको बता देता हूं जिससे सभी ऑडियंस समझ जाए। स्टेट एक्टर्स का मतलब जैसे पाकिस्तान की आईएसआई अपने यहाँ कट्टरपंथियों और सेना से मिलकर जो हमारे यहाँ पर आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है, उसे हम बोलते हैं कि राज्य की मदद से भारत में आतंकवाद फैल रहा है, उसे बोलते हैं स्टेट। और नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब जैसे अलकायदा, जैसे मोहम्मद, ऐसे संगठन जो राज्य से पैसा नहीं लेते हैं बट आतंकी गतिविधि करते हैं। अब बताओ इंग्लिश में कितना साफ लिखा हुआ, स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये बात आपको कभी किसी ने बताई? मेरे पास हजारों, लेकिन समय नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो वो हो जाए जो सोच नहीं सकते। और ये गलत है, हिंदी इंग्लिश मीडियम की बात यहाँ नहीं, मैं तो दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, ये गलत है लिखा हुआ। अब आप शासन विरोधी तत्व हिंदी में, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ?
ऐसे इथिक्स का सिलेबस कम से कम 7-8 जगह गलत है। 2022 का मेंस का क्वेश्चन इथिक्स का हिंदी में लिखा हुआ सहानुभूति और इंग्लिश में लिखा हुआ इम्पैथी। इम्पैथी को सहानुभूति नहीं बोलते, इम्पैथी को समानुभूति बोलते और सिंपैथी को सहानुभूति बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। अब जो हिंदी वाला सहानुभूति चिपकाएगा तो उसका तो नंबर गया, चूंकि तो पूछ रहा सहानुभूति, चूंकि सहानुभूति का मतलब है कि आपको तकलीफ है, मैंने उसका संज्ञान लिया, हाँ भाई आपको तकलीफ। समानुभूति मतलब मैंने महसूस किया और मैं फर्स्ट एड लेके पहुंच गया कि नहीं भैया आपको तकलीफ हो रही, यानी इमोशन का अंतर है। ये लिखना होता है, लेकिन परमात्मा। बहुत डीप एनालिसिस सर किया, इस पे हम डिटेल करेंगे। सर थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए या फिर आपका कौन सा डाउट है सर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि अगली वीडियो उसी पे बने। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।